हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता राजकीय महाविद्यालय बूंदी में सह आचार्य अर्थशास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय प्राप्त करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 में कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा अर्थशास्त्र विषय में मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र है। तो अब हम यह प्रश्न पत्र जो पेपर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वह शुरू करने जा रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो लेक्चर में हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जो समष्टि अर्थशास्त्र का जो प्रश्न पत्र है उसमें जो विभिन्न टॉपिक्स हैं उनका आगे के वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आर्थिक विश्लेषण की दो प्रमुख शाखाएं हैं, यानी अर्थशास्त्र में विषय सामग्री को दो शाखाओं में मोटे तौर पर बांटा जाता है। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। विद्यार्थियों, ये दोनों ही आर्थिक विश्लेषण के दो मार्ग हैं। जहां व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम वैयक्तिक आर्थिक इकाइयों का, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, जैसे कि एक फर्म है, उपभोक्ता है या एक उद्योग है, उसके आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो दूसरी तरफ समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, हम समूची अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, इन दोनों शब्दों का प्रयोग, व्यष्टि और समष्टि, इन दोनों शब्दों का प्रयोग सबसे पहले रैगनर फ्रिश ने किया था। और अंग्रेजी का जो मैक्रो शब्द है वह ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ है विशाल यानी लार्ज। विद्यार्थियों, जहां हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में लघु इकाइयों का अध्ययन करते हैं, तो हम समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, समष्टि अर्थशास्त्र में जैसा कि मैं बता रही हूँ कि हम इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो इसलिए जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसको हम एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, जिसको मैं अभी आपको समझाऊंगी। उससे पहले हम समष्टि अर्थशास्त्र के विकास के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थियों, वैसे तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो विकास है या जो समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत हैं वे हमें 16वीं और 17वीं शताब्दियों में जो वाणिज्यवादी थे उनकी विचारधारा में, या बाद में प्रकृतिवादी जो अर्थशास्त्री थे, फिजियोक्रेट्स थे, उनमें भी मिलते हैं। जैसे कि जो प्रकृतिवादी विचारक थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने जैसे केने हैं, उन्होंने सुप्रसिद्ध आर्थिक सारणी का निर्माण किया था, जिसमें अर्थव्यवस्था में धन के परिसंचरण की बात की थी। हम जानते हैं कि एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, और उनकी जो बुक है वह एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको हम शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं, उसमें भी हमें समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत मिलते हैं। रिकार्डो हैं, माल्थस हैं, जेएस मिल हैं, इन सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जिन आर्थिक सिद्धांतों का
प्रतिपादन किया था विद्यार्थियों, वह मुख्य रूप से समष्टिपरक विश्लेषण ही था। और क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय आय तथा संपत्ति में वृद्धि किस प्रकार होगी और राष्ट्रीय आय का विभिन्न जो सामाजिक वर्ग हैं, जैसे जो भूमिपति हैं, पूंजीपति हैं, श्रमिक हैं, उनके बीच में बंटवारा किस प्रकार का होगा, इन सब का अध्ययन किया था। लेकिन बाद में जो नियो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, जिनमें हम मार्शल तथा पीयू को मुख्य रूप से शामिल कर सकते हैं, उनका जो विश्लेषण था वह मुख्य रूप से व्यष्टिपरक था। विद्यार्थियों, इन अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण रोजगार की कल्पना की थी और इन्होंने इस बात पर ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित किया कि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए साधनों का आवंटन किस प्रकार किया जाए, या वस्तुओं की और साधनों की जो सापेक्ष कीमतें हैं वो किस प्रकार से निर्धारित होती हैं। वे अपने जो सिद्धांत हैं या जो उनका आर्थिक विश्लेषण है वो उसमें ये समझाने में थोड़ा विफल रहे कि यदि अर्थव्यवस्था में जो निजी उद्यम वाली अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, या जिसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसमें मंदी के समय में अनैच्छिक बेरोजगारी क्यों होती है। इस प्रकार के प्रश्नों को वो समझाने में, स्पष्ट करने में तो विफल रहे थे। और उसके पीछे विद्यार्थियों कारण ये था कि नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों पर जो सिद्धांत लागू होते थे उनको समष्टि पूरे अर्थव्यवस्था पर लागू करने का प्रयास किया था। और बाद में जो महामंदी 1930 की थी, उसमें जो प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांत थे उनकी जब कमियां उजागर हुई तो कीन्स सामने आते हैं। और कीन्स की 1936 में जो सुप्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसको हम जनरल थ्योरी के नाम से जानते हैं, और वहाँ से समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांतों का विकास प्रारंभ होता है। और जो कीन्स की पुस्तक है वह एक क्रांतिकारी पुस्तक मानी जाती है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसका इस पुस्तक का पूरा नाम है। तो जो कीन्स थे उनके जो सिद्धांत थे वह वास्तव में नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के सिद्धांतों से भिन्न थे। इसलिए हम इसे कीन्जियन क्रांति के नाम से या केन्सियन क्रांति के नाम से या नए अर्थशास्त्र के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और उसके बाद से विद्यार्थियों समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांतों का विकास निरंतर जारी है और अब यह अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है, ब्रांच है, जिसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, समझना बहुत आवश्यक है। और समष्टि अर्थशास्त्र में हम जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, जैसे कुल रोजगार है, कुल उत्पादन है, कुल विनियोग है, कुल बचत है, इन सब का अध्ययन करते हैं। और इन सब का जो अध्ययन ही नहीं करते विद्यार्थियों, ये सब इकोनॉमिक वेरिएबल की हम आमतौर पर चर्चा भी करते हैं। और किसी भी देश में बेरोजगारी है, चाहे मुद्रास्फीति है, चाहे निर्धनता है, या आय या वितरण की जो असमानता संबंधी जो समस्याएं हैं, वे सब आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उन सब की चर्चा हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत
करते हैं। तो विद्यार्थियों, समष्टि अर्थशास्त्र को यदि हम डिफाइन करें तो हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप इसको को देखिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स और एवरेजेज कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी सच एज टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल एट्सेट्रा। तो विद्यार्थियों, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूहों जैसे कुल रोजगार है, कुल उत्पादन है, नेशनल इनकम है, या कुल उपभोग है, कुल बचत है, कुल निवेश है, इन सब का अध्ययन करते हैं। इसलिए हम समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। विद्यार्थियों, समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार का सिद्धांत या केवल आय विश्लेषण भी कहते हैं, क्योंकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसकी जो विषय सामग्री है वह इस बात की व्याख्या करती है कि रोजगार स्तर और आय का निर्धारण किस प्रकार से होता है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन या रोजगार में जो फ्लक्चुएशंस हैं, उच्चावचन हैं, वो किन कारणों से होते हैं, या राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि किन तत्वों पर निर्भर करती है। तो इन सब का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र को केवल आय विश्लेषण भी, इनकम थ्योरी भी कहा जाता है, जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। विद्यार्थियों, यदि हम समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र यानी स्कोप की बात करें या समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांतों की बात करें तो उसमें ये सिद्धांत शामिल होते हैं। आय तथा रोजगार का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम उपभोग फलन का सिद्धांत और निवेश फलन का सिद्धांत, इनका अध्ययन करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि निवेश में उतार चढ़ाव होने पर या उपभोग प्रवृत्ति में चेंज होने पर किस प्रकार व्यापार चक्र पैदा होते हैं, यानी हम ट्रेड साइकिल्स का एनालिसिस भी इसमें देखते हैं। इसके अलावा समष्टि आर्थिक सिद्धांत में हम सामान्य कीमत स्तर और मुद्रास्फीति के सिद्धांतों का भी अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत कीमत स्तर यानी किसी एक वस्तु के कीमत स्तर का अध्ययन करते हैं या सापेक्ष कीमतों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा समष्टि अर्थशास्त्र में हम आर्थिक विकास का भी अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की यह एक महत्वपूर्ण शाखा है विकास का अर्थशास्त्र, और इसमें हम आर्थिक विकास के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, जब हम आगे पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के विभिन्न टॉपिक्स, तो हम देखेंगे कि विकास सिद्धांतों के अंतर्गत हेरल्ड डोमर मॉडल्स की हम चर्चा करेंगे। हेरल्ड डोमर ने जो कीन्स हैं उनके जो अल्पकालीन विश्लेषण को दीर्घकालीन समस्याओं पर उन्होंने लागू किया है। और हम जानते हैं कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी आज समस्त देशों का समस्त देशों की सरकार हैं उनका उद्देश्य होता है कि देश में स्थिरता के साथ विकास
किया जाए। तो समष्टिपरक जो मॉडल हैं उनमें हम आर्थिक विकास के सिद्धांतों का भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा समष्टि का वितरण का समष्टि सिद्धांत भी हम इसके अंतर्गत देखेंगे। और हालांकि जैसे रिकार्डो हैं, उन्होंने अपने जो सिद्धांत है उसमें भूमि, श्रमिक और पूंजीपतियों का भाग राष्ट्रीय आय में कैसे निर्धारित होता है इसकी चर्चा की थी। लेकिन वितरण के समष्टिपरक सिद्धांतों में एम क्लेस्की और निकोलस कैल्डर का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने वितरण के समष्टिपरक सिद्धांतों का विकास किया था। तो इनका भी हम अध्ययन समष्टि आर्थिक सिद्धांतों के अंतर्गत करते हैं। विद्यार्थियों, अब बात आती है कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है या समष्टि अर्थशास्त्र का अलग से अध्ययन करने की क्यों आवश्यकता है। वाई ए सेपरेट स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है वह व्यक्तिगत इकाइयों का कुल जोड़ होती है। और ये आवश्यक नहीं है कि जो बात व्यक्तिगत इकाइयों के लिए सही हो वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सही हो। हम इस बात को मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस के नाम से जानते हैं और इन के कारण भी समष्टि अर्थशास्त्र का अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों, यहाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि ऐसा क्यों नहीं होता कि चूँकि जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है वह व्यक्तिगत इकाइयों का जोड़ होती है, व्यक्तिगत इकाइयों से मिलकर बनती है। अर्थव्यवस्था का जो समस्त उपभोग है, समस्त बचत है, समस्त निवेश है जो हम इसमें अध्ययन करते हैं वह व्यक्तिगत जो उपभोक्ता हैं उनका योग होता है, समस्त उपभोग। लेकिन जो व्यक्तिगत इकाइयों का जोड़ होते हुए भी संपूर्ण अर्थव्यवस्था, हम उसका अलग से अध्ययन इसलिए करते हैं कि जो नियम व्यक्तिगत इकाइयों पर लागू होते हैं ज़रूरी नहीं वे नियम पूरी अर्थव्यवस्था पर लागू हों। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है, उसके लिए बचत करना हमेशा ही अच्छा होता है। यह अच्छी बात होती है कि व्यक्ति अपनी आय में से कुछ बचत करे, वह भविष्य के लिए अनेक कारणों के लिए हो सकती है। लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बचत सदैव अच्छी नहीं होती। खास तौर से मंदी के समय यदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में बचत की जाएगी तो वह अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक व्यक्ति का जो व्यय है वह दूसरे व्यक्ति की आय होती है। यदि एक व्यक्ति बचत अधिक करता है तो दूसरे व्यक्ति को आय कम प्राप्त होगी। इससे क्या होगा विद्यार्थियों कि अर्थव्यवस्था में लोगों की आय कम हो जाएगी, मांग में कमी आएगी और अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति से उबर नहीं पाएगी। तो इसको हम समष्टिपरक आर्थिक विरोधाभास कहते हैं कि संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बचत को अच्छा नहीं माना जाता और यदि अर्थव्यवस्था मंदी के कुचक्र में फंसी हुई है तो ऐसी स्थिति में बचतों को बढ़ाना, जो एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड है उसमें कमी होगी और उससे बेरोजगारी फैलेगी। तो विद्यार्थियों, इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि जैसे एक व्यक्ति है, वह
बैंक से अपना सारा पैसा निकाल ले तो बैंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि सभी व्यक्ति बैंक से अपना पैसा निकाल लें तो बैंक फेल हो जाएगा। तो इनको हम संरचना की भ्रांति या फैलेसी ऑफ कंपोजिशन भी कहते हैं कि जो बात एक व्यक्तिगत इकाई के लिए सही है वह आवश्यक नहीं संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए वह नियम लागू हो। इसके अलावा विद्यार्थियों, समष्टि अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि समष्टि अर्थव्यवस्था के अध्ययन से हम पूरी अर्थव्यवस्था का जो कार्यकरण है, वर्किंग है, उसको हम समझ सकते हैं। तो हमारी जो प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं अर्थव्यवस्था की, कुल आय, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, बेरोजगारी, इन सब से संबंधित होती हैं और इन सभी समस्याओं से संबंधित चर आंकड़ों में मापे जाते हैं और इन के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था के लिए नीतियां भी बनाते हैं। तो इन सब के कारण भी जो समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत है उसका हमें अध्ययन करना होता है, क्योंकि समष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण के माध्यम से हम पूरी अर्थव्यवस्था के संचालन को समझ सकते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार को समझने के लिए भी समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन आवश्यक होता है। इसके अलावा विद्यार्थियों, एक बात और कि आर्थिक नीति के निर्धारण के लिए भी, आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए भी हमें समष्टिगत सिद्धांतों को समझना होता है, क्योंकि आजकल सभी देशों की सरकारें आर्थिक नीतियों को निर्धारित करती हैं ताकि देशवासियों को रोजगार प्राप्त हो सके, उनकी निर्धनता कम हो सके, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके, बचत और विनियोग में वृद्धि हो सके। तो इन सब से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और आवश्यक नीतियां भी लागू की जाती हैं। तो आर्थिक नीति निर्धारण के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। विद्यार्थियों, इन सभी कारणों से हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन इससे हम ये नहीं सोचें कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का यदि हम वर्किंग समझना चाहते हैं तो हमारे लिए जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं वो बिल्कुल बेकार हैं या व्यर्थ हैं। वास्तव में विद्यार्थियों, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि हम व्यष्टिपरक सिद्धांतों को समझना चाहते हैं तो हमें समष्टिपरक सिद्धांतों को भी समझना होगा, और यदि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वह अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार के निर्धारण की चर्चा करता है, दीर्घकालीन विकास की इसमें बात की जाती है, सामान्य कीमत स्तर की बात की जाती है। तो दूसरी तरफ जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें वस्तुओं और सेवाओं के कीमत निर्धारण की, उत्पादन के साधनों की कीमत निर्धारण की और सापेक्ष कीमतों की व्याख्या की जाती है। ये दोनों जो विषय हैं वह, या दोनों जो सिद्धांत हैं वह अलग अलग विषयों का अध्ययन करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो जैसा कि प्रोफेसर सैमुअल्सन कहते हैं कि वास्तव में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है, दोनों अति आवश्यक हैं। यदि आप एक से अनभिज्ञ रहकर केवल दूसरे को ही समझने का प्रयत्न करेंगे तो आप अर्ध शिक्षित ही रहेंगे। इसलिए हमें दोनों शाखाओं का अध्ययन आवश्यक है हमारे लिए। व्यष्टिपरक समस्याओं का समाधान व्यष्टिगत
सिद्धांतों की सहायता से किया जाता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं का समाधान समष्टिपरक सिद्धांतों की सहायता से किया जाता है। विद्यार्थियों, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें जो नेशनल इनकम का जो यूनिट है, राष्ट्रीय आय पर आधारित जो आपका फर्स्ट यूनिट है, हम उसको शुरू करेंगे। थैंक यू।